जब किसी एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन के समय उस एसेट्स का ग्रोथ के साथ साथ उस ग्रोथ पे अप्लीकेबल टैक्सेस के बारे में भी जानना जरूरी है। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में कौन कौन से टैक्स अप्लीकेबल हैं जब हम उसको सेल करते हैं तो, और उसके रेट क्या है। तो डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टॉक टैक्स न्यूज चैनल। यदि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट यानी शेयर और ईटीएफ में कौन कौन से टैक्सेस अप्लीकेबल हैं। तो मुख्य तौर पे इसमें दो तरह के टैक्स अप्लीकेबल हैं। सबसे पहला है एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और दूसरा है कैपिटल गेन। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बातें करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड, शेयर और ईटीएफ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर की यानी इक्विटी मार्केट की। तो शेयर में जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये ट्रांजैक्शंस दो तरह का होता है। एक होता है डिलीवरी बेसिस, यानी आपने शेयर खरीदा और कम से कम एक दिन होल्ड किया तो वो डिलीवरी बेसिस पे मानी जाएगी। और दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे में जिस दिन आप परचेस करते हैं उसी दिन उसको सेट ऑफ करते हैं, यानी आपको बेचना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोनों में जो एसटीटी है यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है का रेट वो अलग अलग है। यदि डिलीवरी बेसिस पे आपने शेयर में ट्रांजैक्शन किया है तो 0.1% जितनी इसकी वैल्यू है उसका 0.1% आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जब शेयर खरीदेंगे उस समय भी लगेगा और जब शेयर बेचेंगे उस समय भी लगेगा, यानी दोनों ही ट्रांजैक्शंस में सेल करें या परचेस करें 0.1% वैल्यू का आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। ये डिलीवरी बेसिस पे है शेयर में। और यदि इंट्राडे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें जो एसटीटी का रेट है वो 0.025% है और ये उस समय लगता है जब आप इसको सेल करते हैं। तीसरी बातें हो गई म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, यहाँ बात करूंगा मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में जो एसटीटी है यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसका रेट 0.001% है। और इसमें भी आपको ये टैक्स तब अप्लीकेबल होता है जब म्यूचुअल फंड या ईटीएफ को रिडीम करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड की बातें कर ली। दूसरा टाइप है एसेट के हिसाब से, वो डेट म्यूचुअल फंड है। डेट म्यूचुअल फंड में कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ना तो सेल पे ना परचेज पे अप्लीकेबल होते हैं। अगला सवाल मेरे मन में ये होता है कि हमने तो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड बोल दिया, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी का माना जाएगा और कौन सा डेट म्यूचुअल फंड माना जाएगा, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से वो सारे म्यूचुअल फंड जिसके एसेट का कम से कम 65% इक्विटी में इन्वेस्टेड हो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और 65% से कम यदि इक्विटी में हो तो उसको डेट म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो आप देख लें कि डेट म्यूचुअल फंड पे कोई एसटीटी नहीं लगता है, केवल इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वो भी केवल सेल करने का टाइम में। तो इस हिसाब से देखते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में केवल शेयर में ट्रांजैक्शन करते हैं यदि डिलीवरी बेसिस पे तो उसमें सेल और परचेज दोनों पर ही 0.1% का एसटीटी पे करना पड़ता है। बाकी इंट्राडे या म्यूचुअल फंड में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पर केवल सेल पे किया जाता है, यानी जब आप परचेज करते हैं आपको कोई एसटीटी पे नहीं करना पड़ता है। दूसरे तरह का टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। अब सवाल यह है जनाब कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो कैपिटल गेन होता है यदि कोई कैपिटल एसेट में ट्रांजैक्शंस करते हैं यानी खरीद के बेचते हैं, उसमें यदि गेन होता है तो वो कैपिटल गेन होता है और लॉस होता है तो वो कैपिटल लॉस होता है। और ये फिर यहाँ बात करेंगे स्टॉक्स का, इक्विटी म्यूचुअल फंड का, डेट म्यूचुअल फंड का। इक्विटी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का एक ही तरह का है। तो यहाँ तीन तरह का देखते हैं, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में और डेट म्यूचुअल फंड में। और स्टॉक्स में भी दो चीज़ें हैं, एक जैसे बताया डिलीवरी बेसिस पे और एक है इंट्राडे। तो इंट्राडे में जो भी आपको गेन होता है वो कैपिटल गेन नहीं माना जाता है बल्कि वो बिजनेस इनकम में ट्रीट होता है।
तो उसका ट्रीटमेंट एक अलग ही होता है। तो जो डिलीवरी बेसिस पे आप शेयर में ट्रांजेक्शन करते हैं उसी में कैपिटल गेन होता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में जब परचेज करके सेल करते हैं तो उस टाइम जो भी गेन हो या लॉस होगा उसमें भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है। और इस तरह से कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो स्टॉक में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में कौन सा शॉर्ट टर्म होगा कौन सा लॉन्ग टर्म होगा, इसका एक ही प्रोविजन है, और इस प्रोविजन के हिसाब से शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को यदि आप 12 महीने तक होल्ड करने के बाद यदि उसको सेल करते हैं और कोई फायदा होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और यदि घाटा होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। लेकिन यदि इसकी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक होती है, उसके बाद उसको सेल करते हैं या रिडीम करते हैं, तो उसमें जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और जो लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो यदि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें कि आपने कोई भी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को परचेज किया और 11 महीने 15 दिन में 1 लाख में परचेज किया था, और 11 महीने 15 दिन में उसको बेच दिया 1.5 लाख रुपए में। यहाँ दिख रहा है कि होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है, और 1 लाख खरीदा था और 1,50,000 में बेचा उसको, यानी 50,000 रुपये का आपको गेन हुआ। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आज के दिन में 20% का टैक्स अप्लीकेबल है। तो 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपये आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। अब इसी एग्जाम्पल को यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कॉन्टेक्स्ट में यदि बातें करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक की होनी चाहिए, उसके बाद ट्रांजेक्शन करेंगे तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। और हमने माना कि 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे शेयर्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और 12 महीने 15 दिन के बाद उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो यहाँ भी देखते हैं, दिख रहा है कि हमें गेन जो हुआ वो 50,000 रुपये का हुआ, यानी लेकिन ये गेन चूंकि होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक की थी तो ये गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आज के प्रोविजन, इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलता है, और 1,25,000 के ऊपर जो भी गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपये का ही हुआ, तो चूंकि एग्जेम्पशन लिमिट 1,25,000 रुपये की है तो इसमें कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। तो डेट म्यूचुअल फंड में कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं होता है, जो भी होता है वो गेन या लॉस होता है, और उस पर जो आपका स्लैब रेट है, जिस स्लैब में आपका पर्सनल इनकम फॉल कर रहा है, उसी स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं कि डेट म्यूचुअल फंड में कोई शॉर्ट टर्म या कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, जो भी गेन होता है उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पेबल होता है। अब ये तो सारी बातें कर ली हमने गेन की, लेकिन जनाब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में लॉस भी हो सकता है। तो लॉस यदि होता है तो वो लॉस आपका सेट ऑफ होता है। उदाहरण के लिए कि आपके 2 म्यूचुअल फंड हैं, एक म्यूचुअल फंड में आपको फायदा हुआ, आपने बेचा, और दूसरे म्यूचुअल फंड में आपने बेचा तो घाटा हुआ है। मान लीजिए कि आपको 80,000 रुपये का फायदा हुआ और 40,000 रुपये या 50,000 रुपये का आपको घाटा हुआ दूसरे म्यूचुअल फंड में। तो इसको यदि हम सेट ऑफ करते हैं तो सेट ऑफ करने का जो प्रोविजन, जैसे मैंने बताया कि 80,000 का फायदा और 50,000 का घाटा, यानी नेट जो गेन होगा वो आपका 30,000 रुपये का होगा, और 30,000 रुपये पर जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके हिसाब से टैक्सेस अप्लीकेबल होंगे। लेकिन जनाब इसमें एक प्रोविजन है सेट ऑफ का कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो एप्रोप्रिएट होगा, सेट ऑफ होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से होगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। तो यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उस फाइनेंशियल ईयर में यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो सबसे पहले उस फाइनेंशियल ईयर के गेन में से एप्रोप्रिएट होगा, और उसके बाद भी यदि कोई लॉस बच जाता है तो वो अगले 8 वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी उसके अगले 8 असेसमेंट ईयर तक वो लॉस माना जाएगा, और उस पर्टिकुलर 8 साल के पीरियड में जो भी गेन होंगे, कैपिटल गेन होंगे, उससे वो एप्रोप्रिएट होगा प्रोविजंस के हिसाब से। वो प्रोविजन जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही एप्रोप्रिएट होगा, और ये कैरी फॉरवर्ड 8 वर्षों तक होता है। 8 वर्ष तक यदि आपका जो कैपिटल लॉस था वो यदि अप्रोप्रिएट नहीं हुआ तो वो लैप्स हो जाता है, लेकिन 8 वर्षों तक कैरी फॉरवर्ड करने लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक कंडीशंस है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉस हुआ आप इसको आईटीआर में शो करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि लॉस हुआ, चुपके से बैठ के आईटीआर में शो नहीं किया और अगले साल आपने कहा कि ये लॉस हुआ था लास्ट ईयर में, मैं इसको सेट ऑफ करूंगा, तो वो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। आपको लॉस आईटीआर में डिक्लेयर करना पड़ेगा सो दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझ सके कि आपको किस वर्ष में कैपिटल लॉस हुआ था जिसको अप्रोप्रिएट करना चाह रहे हैं आप इस फाइनेंशियल ईयर में। एक तीसरा इनकम है डिविडेंड इनकम, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, वो यदि कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है और डिविडेंड पे आउट होता है, और इस तरह का इनकम यदि 5,000 रुपये से अधिक है तो देने वाली कंपनी, डिविडेंड इशू करने वाली कंपनी उस पर 10% टीडीएस काट लेती है, और यदि 5,000 रुपये से कम है, 5,000 रुपये या उससे कम है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटती है, और जो भी डिविडेंड इनकम होगा उस पर भी आपके जो नॉर्मल इनकम है उस इनकम में ऐड होगा, और उसके हिसाब से स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पेबल होगा। फ्रेंड्स, मैंने भरसक कोशिश की कि आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या ईटीएफ पर जो भी टैक्स अप्लीकेबल है और जो भी रेट है, कौन कौन से टैक्स अप्लीकेबल है और क्या क्या रेट है, ये समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ना तो कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं, ना ही मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैंने सेबी का कोई एग्ज़ाम पास किए हैं, ना ही मैं सीए हूं, ना ही मैं टैक्स कंसल्टेंट हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें, और नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ असहमति का कारण भी बताएं सो दैट मैं आने वाले वीडियो में इसको रेक्टिफाई करके वीडियो की क्वालिटी में बढ़ा सकूं। थैंक यू।